ये सभी कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। जर्नलिस्ट सब लोगों जरा फिगर्स दिखा दें, क्या क्या है फिगर्स। फर्स्ट जनवरी पहले तक डिस्पोजल कितने पे रिकॉर्ड हुआ? ये फिगर्स देख के लिखा दो। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय 668 313। सेम डेट पे एडिशन हुई। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है प्लीज। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कोई इशू करके इस फिगर में तो बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन बता दें क्या है। 352 379। वर्किंग की जरूरत तो नहीं प्लीज, आपका हो गया कंप्लीट। फाइनली सीडी बना 2289 751। चेक कर मैं यही 2289 751। ठीक, टोटल है 3310 443 3310 443। नेक्स्ट ईयर लिखो। हाँ जी, एक तो ब्रॉड डाउन आ जाएगा तो मैं लिख देता हूँ। डिस्पोजल की वर्किंग होनी थी, ये एंड पे जाके होनी। जर्नलिस्ट आप लोगों को पता है डिस्पोजल की डब्ल्यू भी जाएगी। जब 30 जून 13 को दूसरी डिस्पोजल हुई 284 033। ठीक है, लास्ट जिस साल डिस्पोजल है उस साल में पूरे साल के एंड तक डेप्रिसिएशन है। ओके, एडिशन मेरा ख्याल कोई है नहीं, डेप्रिसिएशन है। ये किया होने यार, उसको देख के लिख रहे हैं, मेरी तरह देख के लिखें। बेटा सॉल्व किया करो ना यार, इसका क्या फायदा। छोटी सी वर्किंग थी 343 और 62। ये 2012 में डेप्रिसिएशन ऐड होगी, ओपनिंग एसेट्स की आएगी, डिस्पोजल की भी आएगी और एडिशन की 6 मंथ्स की आएगी। ठीक है सर, 2013 में एडिशन नहीं है तो सिर्फ ओपनिंग एसेट्स माइनस डिस्पोजल करके आएगी और फाइनली डिस्पोजल की बस डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन खैर उसकी भी पूरे साल की आनी। 1662 56। चलन जी, मैंने फिगर इसलिए लिखी, किसी फिगर में अगर कंफ्यूजन रह गई तो बता दीजिएगा। सवाल हो गया सबका? जर्नलिस्ट फाइनल है प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 निकालना था। जर्नलिस्ट आप लोग नहीं कोई फिगर रह गए? ये करें यार, कि कुछ छोटा सा कोई होमवर्क हो तो शुरू करें काम करना। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका क्लास में तो देख के फिगर्स दिखने का तो फायदा नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 से जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 निकाल कर रखते हैं। ये तरह से क्वेश्चन नंबर 2 से तकरीबन मिलता जुलता ही था, लेकिन 4 साल की जगह पर 2 साल थे, कंपैरेटिवली शायद छोटा भी था, बल्कि उसका सॉरी जो अभी क्वेश्चन कर उसका डिस्पोजल अकाउंट्स बनवाया। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे बनाना चाहिए, उसके डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहिए।
किसके साल का डिस्पोजल अकाउंट बनना और डेट ही बोल देंगे यार। 12 में डिस्पोजल की फिगर्स लिखवाएं। कितने का बेचा, कितने का बेचा है? 2 लाख का बेचा। एंट्री बोलना, रिपीट करें। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, डब्ल्यूडीवी मशीनरी की क्या है? एंट्री बोल रहे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स डब्ल्यूडीवी पे है इसलिए बस डिफरेंस गेन लॉस बनता है। 468,313 कितने वाला एसेट फाइनली कितने का बेचा? 668,313 डब्ल्यूडी वाला एसेट 2 लाख अगर बेचा है तो 4,68,313 लॉस हो। ठीक है। अब क्योंकि 2 डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल है इसलिए फिर ईयर वाइज डिस्पोजल अकाउंट अलग-अलग बनेगा। ये लास्ट पॉइंट जरा सामने रख लीजिएगा क्वेश्चन का, वो जो डब्ल्यूडीवी प्लस वाली बात थी। एक सेकंड वो सुन लीजिएगा। डब्ल्यूडीवी बताया जरा कितनी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अब सेंटेंस में बड़ा ये लिखा होता है कि डब्ल्यूडीवी में 1 लाख प्लस करके बेचा है, तो इट मींस बेचा फिर कितने पे होगा? 384,033 और 1 लाख एक्स्ट्रा पे बेचने की वजह से फिर 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल। अदर लेजर्स क्यों बनाया मैंने? डिस्पोजल डिफरेंट ईयर्स में। ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी बातें जो यहाँ हो रही हैं रिटेन रखने की कोशिश करनी है। आ रही क्वेश्चन नंबर 3 जी, उसमें आप बता दें कोई है इशू? एक इसका लास्ट सेंटेंस है 30 नवंबर वाला पढ़ो। 30 नवंबर पे एक मशीन पढ़े सेंटेंस का लिखा, अब पढ़ के पता चलना चाहिए 63,000 के है सेल कंप्लीट है, 63,000 पे बेचा है, इसकी क्या एंट्री होगी? ये भी अब क्लियर होना चाहिए कि फिगर्स में किस किस लेजर में जाना है। तो मशीनरी अकाउंट से इसका ताल्लुक नहीं है, कैश डेबिट या डिस्पोजल अकाउंट में जाना था इसमें, लेकिन वो बनाने नहीं था इसकी शायद फिगर नजर नहीं आएगी। लेकिन नेक्स्ट लिखा हुआ था द वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 70,000 वेयर एज इंपोर्ट लेवीज, इंपोर्ट टैक्सेस के लिए वर्ड होता है, ये लिखा था साहब। इसमें मेरा ख्याल होपफुली आपको आइडिया तो है, लेकिन जरा लिखें इंपोर्ट ड्यूटी भी से करते हैं, इंपोर्ट टैक्सेस है जब आप कुछ चीज इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में बाहर से लाते हैं तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स देते हैं, उसको यहाँ इंपोर्ट लेवीज का हुआ। तो सिंपली क्या होगा इस 5,000 का? तो इट मींस टू से टोटल कॉस्ट 75,000 होगी। वो सारी अमाउंट्स एसेट को वर्किंग कंडीशन पर लगाने के लिए नेसेसरी होती हैं, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। बाकी बार अगर कोई वर्किंग की है जरूरत तो डेप्रिसिएशन होगी सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 निकला, ये बस मेजॉरिटी ने किया नहीं हुआ। क्लास में एक दो अगर बोल रहे हैं तो सबकी तरफ से नहीं हो जाएगा, बल्कि सब मुझे देखें कि ये क्या बात हुई, हमें कब कहा गया था? जी सर, जज़ाकल्लाह सर, शुक्र अल्लाह। जी हुक्म करें सर। जी सर इंशाल्लाह। मशीनरी डेबिट करेंगे 80,000 से, कैश क्रेडिट करेंगे 30,000 से, पेएबल क्रेडिट करेंगे 50,000 से, मशीनरी के लेजर में 80,000 रुपया डेबिट साइड पे 2 रेफरेंसेस से लिखने। नहीं ऐसे अगर कर सकते होते तो उस दिन कर लेते। सवाल नंबर 2 जरा सामने रखिएगा, जैसे वैसे किए वैसे यहाँ कर लेते हैं। 30,000 अलग लिखा था कैश के रेफरेंस से, 22,500 पेबल के रेफरेंस से लिखा था। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे जैसे वहाँ किए, तो ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे क्यों करना, ऐसे ये सारी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना शुरू कीजिएगा। ये 1 जुलाई की डब्ल्यूडीवी दी हुई है यस्मिन साहब, और डिस्पोजल डेट है 1 फरवरी, तो 1 जुलाई से लेकर 1 फरवरी तक फर्दर वर्किंग करनी।
ताकि डिस्पोजल डेट की WDV आ जाए और उसकी बेस पर डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है जी, आप लोग पढ़े जी, क्वेश्चन शुरू करें। उसमें बस एक नई चीज है, जरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 किस नाम से पढ़े जी, पढ़े उससे पढ़ दें जरा सा। ये 20% डेट है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कौन सा गेम 1 जुलाई 12 का प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स का बैलेंस दिया है। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनेगा या WDV पर? नेक्स्ट लाइन, machinery was purchased on 1st January 10 for rupees 1 lakh, sold on 31st March at rupees 50,000। तो एक तो डिस्पोजल है 1st जनवरी पे, सॉरी 31st मार्च, सॉरी जी 31st मार्च, खरीदा था 1st जनवरी पे 2010 में और फाइनली सोल्ड है 31st मार्च। Only one new machine was purchased during the year ended 30th June 2013 costing 60,000। इससे अगला बस सेंटेंस रखने हैं, इसको अंडरलाइन करने। द मशीनरी वाज रिसीव्ड इन फैक्ट्री ऑन 1st October and installed on 1st January 13। रिसीव हुई है फैक्ट्री में 1st जनवरी को और 1st अक्टूबर, सॉरी 1st अक्टूबर को, और 3 महीने लगता है तो इंस्टॉलेशन में लग गए। इसमें सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि इस मशीनरी की, बाकी तो एडिशन है, 60,000 की एंट्री क्या होगी? मशीनरी डेबिट है कैश क्रेडिट, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी बस डेप्रिसिएशन कहाँ से शुरू होगी? 1st अक्टूबर को रिसीव हुई है, 1st जनवरी पे इंस्टॉल हुई है। एक सेंटेंस का लिखे कहीं जरा याद रखना, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, इसी के नीचे अगर लिखना चाहिए जगह बन जाएगी, एक छोटा सा नोट लिखना, डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना शुरू करते हैं? हाँ जी, व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, याद है, बड़ी याद रखना। Depreciation begins when the asset is exactly वर्ड जरा याद रखने, is available for use। एक दफा बोल दो जरा सेंटेंस। When the asset is available for use, अब available for use का मतलब क्या है? जब इस्तेमाल के काबिल हो जाए। अब ये सेंटेंस जरा ज़हन में रखकर दोबारा डेट से 1st अक्टूबर या 1st जनवरी इंस्टॉल होगा तो फिर यूज होगा। अगर बहरहाल डेफिनेटली अगर हमें इंफॉर्मेशन होती है इसका 1st अक्टूबर को रिसीव ही होता है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि शायद साथ ही अवेलेबल फॉर यूज हो गया। लेकिन अगर डेट्स मिल जाए तो आप किस डेट को यूज करेंगे? व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, एंड व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज जब वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। वर्किंग कंडीशन में कब आ जाएगा? जब वो शायद कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। तो 1st जनवरी का मतलब ये है कि शायद नीचे रिक्वायरमेंट में देखें 30 जून ईयर एंड 6 मंथ्स की फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ऐसे ही। चले जी, बनाए वर्किंग बनाए, मैं भी फिर 2 वर्किंग्स आपके साथ लिखता हूँ। अब फाइनली टेक इट एज रिवीजन नाउ। लेकिन लास्ट सैटरडे को जो क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चंस हो रहे थे WDV से, WDV के लेजर से। अब दोबारा एक दफा कॉस्ट पे लेजर आ गया, तो इस तरह की चीजों पे अब मिक्स नहीं होना चाहिए, जहाँ जरूरत पड़े अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना। कौन कौन से लेजर अब अलग बनने करें शुरू, आपको जहन में लानी सारी चीजें। टेक इट एज अ टेस्ट, मेरा छोटा सा टेस्ट की तरह है फिलहाल, अलग पेजेस पे तो नहीं, लेकिन कम से कम खुद से मैक्सिमम स्टार्ट करने की कोशिश करें। बोर्ड से ना से करेंगे, देख के लिखिएगा, मैं भी स्टार्ट करूंगा बाद में, आप लोग शुरू करेंगे।
बड़ा पूरा सवाल करना कमाल हो गई है। 2 लेजर्स खोलने, वर्किंग में से 1 साल की है, आमने सामने दोनों लेजर्स खोलना, प्लांट मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रॉट डाउन्स लिखें, एडिशंस लिखें, जहां डिस्पोजल है उसका डिसीजन लेने की कोशिश करें। मैं आ रहा हूँ फिर आपके साथ मिलता हूँ। लिखा नहीं, पेज कॉपी जरा करवाइए ना। एक ये फोटो कॉपी लेना है, एक ये और इसके नीचे जगह है, हाँ ये आ जाएगा इस पेज पर। तो एक वाले सेट बना देते हैं 23 और 48, ये तो एडिट कर रहे हैं, इसके नीचे जो जगह है यहाँ ये आ जाएगा। ये एग्जांपल ये एक सेट बनवा दूँ, चेक करवा दो, बना दूँ नीचे से ये बुक। अपना अपना प्लीज इंडिविजुअली करें यार, ऐसी गलतियां से ना डरा करें, डिस्टर्ब ना करें दूसरों को।
लेजर में ना एडिशन की अपडेट भी 1 जनवरी लिख लीजिएगा रादर देन के 1 अक्टूबर, ताकि फिर मंथ्स का डिसीजन लेना आसान हो। जो नया एसेट आया उसकी फिर डेट भी अब 1 जनवरी लिख लें रादर देन 1 अक्टूबर। लिखा हुआ नहीं, मतलब 1 अक्टूबर लिखने के बजाय 2 डेट्स है ना असल में, तो 1 जनवरी लिखना ताकि 6 मंथ की डेप्रिसिएशन समझ आता है। दो डेट्स 2 हो गई हैं बेटा। लेजर में लिखते हुए कार्ड कैसे दें, सवाल कैसे काट दें हम? तो लिख लें बस। मैंने तो लेजर में कर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कार्ड क्यों दें, सवाल कैसे काट दें? जी अब डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढेंगे आप या डब्ल्यूडीवी? वो ठीक है, डब्ल्यूडीवी की वर्किंग शायद करनी पड़ेगी, लेकिन डब्ल्यूडीवी की वर्किंग का पर्पस क्या होगा? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अब ढूंढनी, अब डिस्पोजल कॉस्ट से रिकॉर्ड होगी। दिखाई दे जरा, हो गए पता? एक पेज करवाना था बस, सिर्फ एक पेज करवाना मेरे लिए, बस एक सेकंड। क्या ये क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? नहीं नहीं, आप करें, मैंने उससे भाई से पूछा, चलो करें भी करें।
जी जी चलिए करिए, स्पीड अप होनी कंप्लीट करें। जस्ट एक ना बाकी भी करना है, वैसे जिन्होंने कर लिया वो कर ली, फिर बाकियों को भी चांस है। जी ठीक है रजा, सॉरी 240। आप लोग अपना कंप्लीट करें, मैं कर देता हूँ। ठीक बस ठीक है। अच्छा, मंथ्स काउंट होना शुरू हो गए, मंथ्स काउंट करते हुए नहीं गलती होती। ये डिस्पोजल वाले ईयर में एसेट कितना अच्छा यूज हुआ? डिस्पोजल वाले ईयर में जो मशीन है काउंट हो गए। जी सर, 1 जनवरी को लिया था बटा 30 जून ईयर एंड है। ये वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। 30 जून है ना, जिस अकाउंटिंग ईयर में लिया उस अकाउंटिंग ईयर में 6 मंथ्स यूज हुआ, दिसंबर ईयर नहीं, 30 जून ईयर। पहली अगर मिस्टेक होगी आगे फिर फिगर्स गलत हो जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक तो नहीं हुई? ठीक करना नहीं, समझ आ गई वैसे? नहीं, गलती समझ आ गई। आपने ये देखना होता है कि ईयर एंड किस दिन है और फिर उस ईयर एंड के हिसाब से देखना, जिस ईयर एंड में खरीदा उस ईयर एंड में कितने महीने बनता है, उस ईयर में 6 महीने, और जिस ईयर एंड में डिस्पोजल है उस ईयर में जुलाई से लेकर मार्च, जुलाई 12 से लेकर मार्च 13 तक 9 मंथ्स बनते हैं।
ठीक है, तो पहले फिगर्स फाइनल करें जल्दी से। लास्ट WDV शायद आएगी थी 48, ये काइंडली जो नहीं सॉल्व किया तो मेरी फिगर्स देखना। WDV on 31st March 2013। आपस में प्लीज डिस्कशन खत्म करें यार। ये फिगर्स ठीक है मेरी काइंडली। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बती है 51,040। मैच करेंगे काइंडली फिगर्स। ठीक है, मिस्टेक है मेरी तो बता। ये वाले स्टूडेंट्स फाइनल है यहाँ तक। इन दिनों में कोशिश ये है कि अगर कुछ बेसिक्स हमारी फाइनल हो रहे हैं तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये चीजें सही अंडरस्टैंड करके हम आगे जा सकें। बाद में कभी ये चीजें रिपीट हो तो फिर खुद से कोशिश होनी चाहिए। आगे तकरीबन बहुत से टॉपिक्स में इन्होंने यूज होना। फाइनल सर फिगर कोई कंफ्यूजन मंथ्स एसेट अकाउंट क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट वाला है तो देयरफॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फाइनली डेप्रिसिएशन की मैं अभी लिख रहा हूँ अपनी मैच की जगह मेरे साथ आगे डेप्रिसिएशन देख सारे। जो लोग सॉल्व करें इस वक्त कहाँ पहुंचे हैं? डेप्रिसिएशन कर रहे हैं या पीछे रह गए? ये 51,040 तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल आ गया। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट। वही कॉन्सेप्ट है सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चल रहा है फिलहाल। ओपनिंग WDV से स्टार्ट करें। ओपनिंग WDV अब उन क्वेश्चंस में बनानी पड़ेगी जिन क्वेश्चंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से गिवन है। तो 712 minus 240 4,72,000 बेटा करने दे करनी है। लेस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल आपको डिस्पोजल की वर्किंग्स मिल जाएगी। क्या पे कर लूं सर यहाँ 5,7,6,000। करनी बात है प्लीज, किसी की नहीं आई यार, बस करें यार सर जी बस। अगर इसी तरह क्वेश्चन करना बेटा तो रहने दें। बैलेंसिंग फिगर आएगी 414 400 मल्टीप्लाई बाय 20%, आंसर आएगा 82,880। नेक्स्ट क्या वर्ड्स लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। जब रिपीट हो रही हो चीजें तो काइंडली प्लीज सही होनी चाहिए। 8640 है 57,600 लास्ट ईयर तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन into 20% into 9/10 and finally depreciation of addition। इस क्वेश्चन में जो नई चीज थी वो दो डेट्स गिवन थी एडिशंस की। अगर इस तरह से हो जाए तो depreciation begins when the asset is available for use, which in this case means 6 lakh multiplied by 20% and multiplied January to June 6 months की depreciation आ जाएगी 6,000। 60,000 in 20% into 6%। टोटल डेप्रिसिएशन बन जाएगी 9,750।
चेक कर लें जी कैंडी वर्क, किसी जगह कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जो कर लें और नेक्स्ट एक पेज नया निकालेंगे, रजिस्टर करने का पेज खोलें, सीडीज निकाल लें, सीडीज से निकाल लेंगे नहीं, मेन वर्किंग्स फाइनल कर लें। ये वेटिंग फ्रॉम योर साइड, जो लोग लिखना चाह रहे हैं बता दो जरा, कंप्लीट कर लें। जर्नल स्टूडेंट्स आप लोग भी जरा, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? सेल्फ प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, घर जाकर रिवाइज नहीं करेंगे, फिर ये बार बार चीजें आपको तंग करेंगी, कंफ्यूज होंगे, बोर्ड से देख के लिखेंगे, फिर उसका बेनिफिट नहीं हुई। ये आवाज ठीक है बेटा? आवाज काइंडली ठीक होगी प्लीज? जी आप लोगों की वर्किंग होगी कंप्लीट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी फाइनल सीरीज भी लिखवाई दें यार। 97,520 डेप्रिसिएशन है, टोटल्स कर लीजिएगा, मुझे सीरीज बस लिखवा दो। प्लांट मशीनरी अकाउंट में एडिशन 6,92,000 हो जाएगा सीरीज, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 672,000 प्लांट और मशीनरी अकाउंट में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 286,480। ओके सर, और ठीक है सर, यहाँ पे ही निकालें जी रजिस्टर। इसी डिस्कशन में एक जरा छोटी चीज और सर ऐड करना है। एक हेडिंग लिखें, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। जी नोट करना ये वाला। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हेडिंग लिखेगा जी, मैं भी शुरू करता हूँ डिस्कशन इसकी। ये कोई लास्ट में से एक इसी तरह चला चल रहा है, लास्ट में जरूर जी लिखे जी। हेडिंग बताइए जी, क्या बोल रहा हूँ? एक एग्जांपल लिखे छोटी सा, कंसंट्रेट करें प्लीज। इसकी काउंटिंग एंट्री सारी डिस्पोजल से मिलती जुलती हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, तो काइंडली आपने ही सोच के जरा बताना है जो मैं पूछूं। हेडिंग एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, मीनिंग इसका समझने के लिए एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का एक एग्जांपल लिखें। लेट्स अज्यूम, लिखा जरा एग्जांपल है,
and old machinery, costing rupees 1 lakh, फिगर थोड़ी बड़ी कर 10 lakh 10 and accumulated depreciation of rupees 6 lakh is exchanged against a new machinery costing rupees 7 lakh. The business settled the transaction by paying cash of rupees 2 lakh. The business settled the transaction by paying cash of rupees 2,50,000. ये जरा नोट करके जरा एक नजर पढ़ के ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे. एक्सचेंज का बड़ा मतलब होता है पुराना एसेट दे के नया एसेट लेना, एसेट के बदले एसेट लेना, एक्सचेंज. जी पढ़ लीजिए. कितने वाली मशीन दी? 10 लाख वाली या फाइनली अब 4 लाख वाली? 10 लाख की थी, 6 लाख डेप्रिशिएट हो चुकी थी. जिस वक्त इसे एक्सचेंज किए उस वक्त इसकी वैल्यू हमारी बुक्स में एसेट 4 लाख WDV पे रह गया. नेक्स्ट लाइन में एक सेंटेंस लिखते हैं, WDV of Ford machine, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाए साथ साथ. व्हाट इज WDV of Ford machine? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 4 लाख. 10 लाख माइनस 6 लाख. तो जब एक्सचेंज बेटा किया उस वक्त 10 लाख की मशीन नहीं थी. जब एक्सचेंज किया है तो उस वक्त 4 लाख की रह गई थी. अब थोड़ा सा विजुलाइज करें काइंडली, जरा अपना ही ये बिजनेस समझे. अब अपनी ये पुरानी मशीन किसी सप्लायर के पास लेके गए होंगे जो नई मशीनें बेचता है. पुरानी मशीन मार्केट में किसी ऐसे बंदे के पास लेके गए होंगे जो नई मशीनें बेच रहा है. तो आपने उसे ये पुरानी मशीन दी है, कितने वाली दी है? फाइनली 4 लाख वाली जो आपकी बुक्स में. उससे क्या लिए? 7 लाख की उससे नई मशीन आपने ले ली. तो उसने आपको 4 लाख के बदले 7 लाख वाली क्यों दे दी? फिर आपने कुछ और भी दिया साथ. आपने कितना कैश भी दिया? 2.5 लाख कैश भी दिया. तो अगर हम इसे जरा समराइज करें तो हमने 2 चीजें दी हैं. अपनी पुरानी मशीन दी है और साथ कैश 2.5 लाख दिया. उसके बदले में हमें क्या मिला? नई मशीन मिली है. अब हमने जो चीजें दी हैं उनकी वर्थ क्या है? मशीन हमारी अब 4 लाख की रह गई थी, हमने वो दे दी है, और साथ 2.5 लाख भी पकड़ा दिया है. तो टोटल हमने
दो एसेट्स दी हैं, दो एसेट्स है, कैश वाला एसेट दिया, एक मशीन वाला, तो टोटल 6,50,000 बनता है। 4 लाख की WDV और 2,50,000 कैश, तो 6,50,000 की हमने ऐसे ही, और उसके बदले हमें क्या मिला? 7 लाख वाली मशीन हमें मिली है। तो हमें कुछ ज्यादा नहीं मिल गया, हमें कोई गेन हो गया कि लॉस हो गया? गेन लॉस बनता है यार। दोबारा 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 कंसंट्रेट करना जरा। नई मशीन कितने की है? अगर पुरानी मशीन ना दी होती तो नई मशीन 7 लाख की है, हम 7 लाख रुपीस पे करके इस मशीनरी को खरीदते। लेकिन नई मशीन देने की वजह से, सॉरी, नई मशीन लेके पुरानी मशीन दे देने की वजह से, पुरानी मशीन देने की वजह से हमने 7 लाख पैसों की बजाय 2.5 लाख रुपया कैश दिया। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ा जरा, 7 लाख और 2,50,000 का डिफरेंस निकालो। फुल कंसंट्रेट करना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, तब नहीं है थोड़ी कंसंट्रेशन। 7 लाख इज द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन और उसके अगेंस्ट हम 2.5 लाख रुपया कैश दे रहे हैं। कितना कम कैश दे रहे हैं? 4,50,000 कम कैश दे, 4,50,000 कम कैश दे रहे हैं। क्यों कम कैश दे रहे हैं? क्योंकि हम मशीन भी दे रहे हैं, हम मशीन भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी बुक्स में वो मशीन थी कितने की? लेकिन क्या उस मशीन की वजह से हमें 4,50,000 कम पैसे देने पड़े? 4,50,000 कम देने पड़े हैं। नेट आप नेट कर रहे हैं, मैं जरा अलग भी बात कर रहा हूँ। नेट करके शायद हमें 50,000 बच रहा है, लेकिन कितने वाली मशीन भी हमने दी है, लेकिन उसके बदले हमें कितने कम पैसे देने पड़े? 4.5 लाख कम देने पड़े। देयरफॉर लग रहा है इस पुरानी मशीन की वजह से हमें एक्स्ट्रा 50 बच गए, जो शायद फिर लॉस नहीं हमारा, तो फायदा नजर आ रहा है, तो फायदा नजर आ रहा है। एक और एंगल से जरा सोचें, जरा ये प्रैक्टिकली जरा सोचना है। तो फॉर एग्जांपल आप सप्लायर के पास बैठे, अपनी मशीन उसके सामने रखी है, ऐसे ही होगा ना, उसने आपकी पुरानी मशीन गौर से देखी होगी, उसने आपसे पुरानी मशीन की कोई WDV नहीं पूछी होगी। WDV तो एक वर्किंग का नाम है, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना। सप्लायर ने जो नई मशीन बेच रहा होगा, उसने आपकी पुरानी मशीन की मार्केट वैल्यू देखी होगी, मार्केट वैल्यू देखी होगी कि इस वक्त ये मशीन कितने की मार्केट में है। क्या हो सकता है कि मार्केट वैल्यूज में बी डिफरेंट फ्रॉम WDVs? तो ये पूरी जो डिस्पोजल हमने पढ़ी है, डिस्पोजल में भी क्या हुआ, WDV और कैश का कंपैरिजन होता है। तो आपको कैश कितना मिलेगा मार्केट से? जो उस एसेट की मार्केट वैल्यू होगी। तो अगर कैश ज्यादा मिल जाए, कम मिल जाए, तो मार्केट वैल्यूज का असल में कंपैरिजन होता है। तो इस मशीन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी WDV यकीनन 4 लाख है, लेकिन बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन 7 लाख रुपीज व्हिच इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट एंड 2,50,000 रुपीज जो हमने कैश पे किए, इसमें जो 4,50,000 का डिफरेंस बनता है, यहां से ये लग रहा है कि हमारी पुरानी मशीन की 4.5 लाख रुपया मार्केट वैल्यू लगी होगी। कंसंट्रेट करें, सोचा था। इसीलिए फिर सप्लायर ने जो मशीन बेच रहा था, उसने हमसे पुरानी मशीन के साथ साथ सिर्फ 2.5 लाख एक्स्ट्रा रख के अपनी नई मशीन हमें दे दी है। लेकिन हम अगर अपने एंगल से सोचें तो हमारी बुक्स में ये मशीन 4 लाख की रह गई थी, मार्केट वैल्यू अगर इसकी ज्यादा लगी है, तो उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा जो 50 बच गया, बीच में जो 50 बच गए, वो फाइनली फिर हमारा गेन ऑन डिस्पोजल सॉर्ट ऑफ बन रहा है। यहाँ भी एक्सचेंज, मतलब डिस्पोजल का वर्ड तब यूज हो जाता है जब एसेट आपकी बुक से जा रहा हो। अब उसका जरा जो पढ़ चुके हैं हम, वो सोच लेते हैं जरा। एक ये है कि कैश अगेंस्ट बेच दें, एक इवन ये भी होता है कि डिस्ट्रॉय हो गया, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो किसी भी सिचुएशन में अगर एसेट आपसे जा रहा है, तो उस केस में फिर गेन लॉस रिकॉर्ड करने के लिए हम उसकी डिस्पोजल की तरफ आ जाते हैं। तो व्हाट इज द WDV ऑफ द न्यू मशीन, सॉरी ओल्ड मशीन, WDV ऑफ द ओल्ड मशीन 4 लाख, लेकिन इसके बदले हमें कितने कम पैसे देने पड़े? नहीं, सिर्फ 50 नहीं, 50 हमें नेट नेट बेनिफिट हुआ। एक और वर्ड लिखे, एक और वर्किंग कर रहे हैं। एक्सचेंज के केस में वर्किंग की जाती है ट्रेड इन अलाउंस, एक टर्म यूज होती है ट्रेड इन अलाउंस।
ट्रेड इन अलाउंस का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट माइनस कैश पे। कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट में से अगर आप कैश पेड माइनस करते हैं, जो आपने कैश दिया है, तो जो आपके फर्स्ट फिगर कैलकुलेट होती है उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। लेकिन ट्रेड इन अलाउंस का मीनिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रेड इन अलाउंस जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। बाकी ठीक है, वो टर्म एक यूज होती है ट्रेड इन अलाउंस, लेकिन उसका मीनिंग अगर समझने के लिए ज़हन में रखना हो तो क्या रखेंगे कि हमारे पुराने एसेट की कितनी मार्केट वैल्यू लगी है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या किया करेंगे। नहीं बेटा, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या किया करेंगे, नए एसेट की कॉस्ट ढूंढ लिया करेंगे। वर्किंग लिखना था यहाँ 7 लाख, कैश पेड अगर कोई है तो वो ढूंढ लिया करेंगे। इस केस में कितना, 2,50,000। डिफरेंस कितना है, 4,50,000। ठीक हो गया, प्लीज क्लियर है। So what is the formula of trade in allowance finding? Cost of the new asset minus cash paid. What is the meaning of trade in allowance? Market value of the old asset. अब अगर एक्सचेंज के केस में आपने ये कैलकुलेट करना हो कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, एक्सचेंज के केस में कि गेन हुआ है पुराने एसेट के गेन से या लॉस हुआ है, तो फिर आप ट्रेड इन अलाउंस और WDV को, अपने ओल्ड एसेट की WDV को आपस में कंपेयर कर लेंगे। इससे पहले कि मैं ये फिगर लिखूं, एक पुरानी जरा बात जरा रिवाइज करें। अगर सिंपल डिस्पोजल है कैश के गेन से, फिर गेन लॉस कैसे आता है। सिंपल डिस्पोजल पे गेन लॉस की वर्किंग कैसे होती है, सेल प्रोसीड्स मींस जो कैश मिला है और WDV से कंपेयर करते हैं। इस डेटा को जरा दोबारा देखें एक सेकंड। अगर फर्ज करें इसी डेटा में हमने ये अपनी ओल्ड मशीन एक्सचेंज ना की होती न्यू मशीन से, एक्सचेंज ना किया होता, इसे मार्केट में जाके वैसे ही बेचा होता, तो बेस्ड ऑन दिस डेटा सोच सकते हैं हम कि ये पुरानी मशीन कितने पे बिकनी थी, वही 450 का। क्या कर, ये भी हो सकता है ना, हम पुरानी मशीन लेके गए हैं और जिस सप्लायर के पास लेके गए उसे कहें यार हमारी मशीन खरीद लो, तो बेस्ड ऑन दिस डेटा ये मशीन कितनी की खरीदता, 4,50,000 की खरीद लेता, और बाद में हम अपनी जेब से 2.5 लाख और निकालते, 4,50,000 जमा करते, फिर पकड़ाते, फिर क्या ले लेते, 7 वाले लाख वाली न्यू मशीन ले लेते। तो ये भी हो सकता था, क्या करते हैं पुरानी बेच देते और उसकी जगह नहीं ले लेते। अगर पुरानी बेच देते तो कितने की बिकनी थी, लेकिन रादर कि हम पुरानी बेचते 4.5 लाख रुपए कैश पकड़ के जेब में डालते और फिर 7 लाख इकट्ठा करके फिर देखते, फिर मशीन लेते। शायद सिंपली क्या हुआ, जो कैश हमने पकड़ना था, कितना पकड़ना था, वो हमने नहीं लिया और उसकी जगह या कहने उसके साथ साथ 2.5 लाख भी दे दिया और एक ही दफा नई मशीन पकड़ ली। तो अगर ये मशीन बेची जाती तो क्या मार्केट में इन फिगर्स की बेस पे 4,50,000 की बिक जानी थी, और अगर ये सिंपल डिस्पोजल हो जाती तो 4,50,000 और 4 लाख को कंपेयर करके 50,000 का आपका गेन हो जाता। लेकिन अगर रादर देन कि आपने पुराना एसेट दे के उसके बदले कैश लिया है और फिर सारा दिया है, आपने पुराने ही के साथ अपना कैश देकर नई मशीन खरीद ली है, तो देन गेन लॉस इज अ डिफरेंस बिटवीन WDV एंड ट्रेड इन अलाउंस। अब जो ट्रेड इन अलाउंस है शायद ये वही अमाउंट है जो कैश की आपको मिलनी थी अगर आपने इसे सिंपल डिस्पोज किया। ऐसे भी कह सकता हूँ, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन। इट मींस हमें ये मार्केट से पैसे मिल सकते थे, लेकिन बहरहाल टर्म बदल गई है। इसलिए एक्सचेंज के केस में आपने अगर गेन लॉस कैलकुलेट करना है तो कैश की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा, ट्रेड इन अलाउंस, और WDV एज इट इज रहेगी। तो सिंपल डिस्पोजल में गेन लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड ट्रेड इन अलाउंस, और सॉरी कैश एंड WDV, एंड इन केस ऑफ एक्सचेंज जरा बोल ट्रेड इन अलाउंस एंड WDV। एंड ट्रेड सिंपली किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मार्केट वैल्यू भी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा अच्छा ये है कि ये वो पैसे हैं जो हमें मिल जाते
कैश में अगर हम इसे कैश पे बेच देते। इन अदर वर्ड्स ये वो मार्केट वैल्यू है जो हमने कैश में लेने की बजाय, और सब वर्ड सुनिएगा मेरा, कैश में ये पैसे लेने की बजाय नए एसेट की शक्ल में ही लेनी है। ये सही है मेरे वर्ड्स? एसेट कितने का है? 7 लाख का। कैश हम कितना दे रहे हैं? 2,50,000। तो बाकी 4.5 लाख हमारे ही पैसे थे, लेकिन वो हमने लेने की बजाय, वो पैसे लेने की बजाय उस पैसों के अगेंस्ट एसेट ले लिए। 7 लाख पे अब थोड़ी देर गौर करें। 7 लाख का एसेट पूरा आ रहा है, सॉरी पूरा जेब में ना, 7 लाख का एसेट पूरा आ रहा है, हमारी जेब से क्या जा रहा है? 2.5 लाख। तो 7 लाख का पूरा क्यों आ रहा है? 4,50,000 कैश की जगह क्या मैं कह सकता हूँ नया एसेट आ रहा है? 7 लाख में से 2.5 लाख का एसेट तो कैश दे के आ रहा है, बाकी 4,50,000 का एसेट कैश ना लेके आ रहा है, कैश ना दे के आ रहा है। कितने वाला एसेट आ रहा है? पूरे 7 लाख का आ रहा है। आपकी जेब से पैसे कितने जा रहे हैं? तो बाकी 4,50,000 कैश की बजाय मशीनरी की फॉर्म में वापस आ रहा है, कैश ना दे के एसेट आ रहा है अप टू द एक्सटेंट ऑफ 4,50,000। अगर मैं 7 लाख का एक ब्रेकअप करने की कोशिश करूं तो 2,50,000 पैसे देने की वजह से एसेट आ रहा है। डेफिनेटली अब मैं उसको तोड़ नहीं रहा एसेट को, 2.5 लाख पैसे तोड़ के लगा नहीं, मतलब एक ही एसेट के 2 हिस्से हैं। अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2,50,000 बाय पेइंग कैश है, और अप टू द एक्सटेंट ऑफ 4,50,000 बाय नॉट ऑब्टेनिंग द कैश है जो हम ले सकते हैं। चलिए आई होप ज्यादा मुश्किल हो गया, लिख के जरा आसान कर सकते हैं। जी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गेन और लॉस इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट? गेन और लॉस इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट। जी कैश, लेकिन अब कैश बड़ा लिया नहीं ना, लेकिन वो जो कैश नहीं लिया वही ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन नहीं, मतलब पहले ट्रेड इन अलाउंस थोड़ा सा फाइनल करें, क्योंकि डब्ल्यूडीबी तो अल्लाह करे अब हमें आइडिया हो गया कि डब्ल्यूडीबी क्या चीज है। ट्रेड इन अलाउंस वो अमाउंट है जो एसेट की मार्केट वैल्यू। इन अदर वर्ड्स ये वो अमाउंट है जो हम कैश की ले सकते थे, लेकिन हमने कैश लेके फिर देने की बजाय अपना कैश उधर ही रखा और उसकी जगह एसेट ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इसे सिंपल डिस्पोज करते तो ये 4,50,000 पैसे मिल जाने थे, लेकिन क्योंकि हमने एक्सचेंज कर लिए इसलिए कैश पकड़ने की बजाय हमने इसके बदले नया एसेट पकड़ लिया। शायद इतनी सी बात। तो व्हाट इज द फार्मूला फाइनली? ट्रेड इन अलाउंस। बहरहाल अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा वर्ड ट्रेड इन अलाउंस के साथ रिप्लेस हुआ है? पुरानी गेन और डिस्पोजल वाला? नहीं नहीं नहीं, सेल प्रोसीड्स जो कैश का वर्ड था सिंपल डिस्पोजल में, उसकी जगह ट्रेड इन अलाउंस है। डब्ल्यूडीबी एज इट इज, कैश का वर्ड इज नाउ रिप्लेस्ड बाय ट्रेड इन अलाउंस। और शायद कॉन्सेप्चुअली ये भी कैश है, सही कह रहा हूं, लेकिन ये वो कैश है जो हम ले नहीं रहे, बस इतना सा, बस ले नहीं रहे। और क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसके बदले हम एसेट ले, हम इसके बदले मशीन ले। शायद नेट इफेक्ट आ रहा है, कैश पकड़ के फिर देते, तो ये पकड़ के फिर देने की बजाय हमने वही ले लिया जो हमें अल्टीमेटली चाहिए था। ट्रेड इन अलाउंस माइनस, फंस रहे हैं माइनस डब्ल्यूडीबी ऑफ होल्डर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आप लोग पार्टिसिपेट करें स्टोरी में, अपनी चीजें समझा करें। जब भी मैं कहूँ ये अपना समझे तो अपना ही समझा करें। फाइनली क्या फार्मूला, अगर फिगर्स प्लेस करूँ तो व्हाट इज ट्रेड इन अलाउंस? 4,50,000 माइनस डब्ल्यूडीबी 4 लाख। हमें किस तरह का गेन है या लॉस है? क्या हमेशा गेन ही होगा? अगर क्या किससे कम हो, बोलना जरा, क्या किससे कम हो? अगर ट्रेड इन अलाउंस डब्ल्यूडीबी से कम होगा तो लॉस है, हमारे केस में ज्यादा है, तो देयरफॉर 50,000 गेन हो रहा है। गेन ऑन एक्सचेंज।
एक नज़र पढ़ लें काइंडली, बाकी काउंटिंग एंट्रीज अभी हमने करनी है, इस पर मैं जाता हूँ क्या डेबिट क्रेडिट होना। आप लोग एक नज़र रिवाइज कर लें, कोई किसी वर्ड में कंफ्यूजन रहेगी तो उसको एक्सप्लेन कर देता मैं। अपना समझ के अपना जरा विजुअलाइज करें, आप लेके जा रहे हैं क्या, लेके जा रहे हैं क्या, क्या लेके जा रहे हैं, क्या आ रहा है। जी डेफिनेटली, अगर बड़ा डिफरेंस नहीं है तो ना गेन ना लॉस। अगर एग्जैक्टली उतनी ही मार्केट वैल्यू है जो ट्रेड इन अलाउंस है, मार्केट वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू डब्ल्यूडीवी, तो फिर ना गेन है ना लॉस। गेन कब होगा? गेन कब होगा? जब ट्रेड इन अलाउंस ज्यादा होगा। लॉस कब होगा? जब ट्रेड इन अलाउंस कम होगा। अगर दोनों सेम है तो फिर गेन लॉस नहीं होगा। ये 4 लाख से अधिक, 4 लाख है, 4 लाख से डाटा में लिखा था 10 लाख कॉस्ट है, 6 लाख एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, तो 4 लाख होल्ड एसेट की डब्ल्यूडीवी। ठीक है मौसम, जो एसेट एक्सचेंज किया उसकी डब्ल्यूडीवी। देखने जी कहीं और कंफ्यूजन किसी जगह। जी एक्सचेंज ही डिस्पोजल है। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि पुराना दे दिए, तो पुराना दे देगा मतलब पुराने की अब डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी और जो नया है उसकी एडिशन रिकॉर्ड होगी। कौन सा एसेट हमारी बुक से यहाँ से सब निकल जाएगा? पुराना निकलेगा, उसमें हम देखेंगे गेन लॉस कितना है, उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी, और जो नया आएगा उसकी फिर परचेज रिकॉर्ड होगी। तो एक्सचेंज के केस में दो काम होंगे, पुराने की डिस्पोजल और नए की परचेज। पुराना बुक से क्रेडिट होना, एसेट है, और नया एसेट बुक्स में डेबिट होना। ठीक है जैसा। जी डेफिनेटली, जो एसेट डिस्पोज हुआ उस पर गेन या लॉस आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, 4,50,000 हम ओल्ड एसेट के अगेंस्ट ले सकते थे अगर उसकी ये मार्केट वैल्यू है, लेकिन वो हमने लेने की बजाय, कैश में लेने की बजाय उतने का उसके बदले में एसेट ले लिया। चलिए काइंडली अपने जरा रजिस्टर में अब आपने उस पेज पे वापस जाना है जहाँ जहाँ हमने एक समरी ऑफ डिस्पोजल एंट्रीज बनाई हुई है। सबने प्लीज जाना है। इसको बेटा एंट्रीज को हमने दो तरह से लिखा हुआ है, बेटा प्लीज ना डिस्टर्ब करें, काफी हो गई बातें वैसे। हमने इसे दो तरह से डिस्कस किया था। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा नहीं बन रहा एंड बन रहा है, प्लीज सारा मेरे साथ दोबारा पहले देखना। ये जो फाइनली हमने एक समरी लिखी थी उस पर कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे क्या हेडिंग थी ऊपर, राइट साइड पे क्या था, उसको फिर हमने देन दो पॉइंट्स में डिस्कस किया था। नंबर 1 क्या था, नो नो लेजर्स आर रिक्वायर्ड, और फिर फाइनली लिखा था कि लेजर्स आर रिक्वायर्ड। तो बिल्कुल इसी तरह करना है। अब आपने दोबारा एंट्रीज लिखनी है एक्सचेंज ऑफ एसेट की, लेकिन इस पेज पे जरा एक उंगली सी रख लेनी है। मैंने जरा बार बार आपको वहां और यहाँ लाते रहना ताकि वो पुराना जरा फाइनल भी हो जाए, और उसी में अगर कोई नई चीज है तो वो हमारे सामने आए। तो सबने कहानी कंसंट्रेट करना है। जब मैं कहूँगा पुरानी एंट्रीज में जाए तो प्लीज सबने पुरानी में जाना है, और फिर बाद में देख के लिखना, पहले मुझे करवाना और देन लिखना। तो हेडिंग लिखने आके नए पेज पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ। ओ बेटा नया पेज अब आ गया यार, उस पेज पे बस उंगली रख के वापस आ गया। उंगली का मतलब दोबारा फिर जाएंगे, उधर कुछ नहीं करना, इधर वापस आके कुछ करना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। अगर एक पुराना एसेट देखे नया एसेट आ जाए तो फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा?
पहले तो उसी तरह से सेंटर में एक लाइन लगा लें और वही दो हेडिंग्स बना लें। देयर इज क्या वर्ड्स लिखे हुए थे एग्जैक्टली, हाँ जी, इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ। अब हो सकता है जो पुराना एसेट है वो हमारी बुक्स में पहले कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ना बन रहा। तो इफ देयर इज नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये इस तरफ भी चला दें जरा, अब सही हो गया। If there is separate ledger of accumulated depreciation, if there is no separate ledger of accumulated depreciation का मीनिंग हो जाएगा कि एसेट हमारी बुक्स में, पुराना एसेट हमारी बुक्स में WDV पे आ रहा है, और सेपरेट लेजर पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट फिर हमारी बुक्स में कॉस्ट पे आ रहा है। डन है प्लीज? चले सर जी, पहले जरा बिल्कुल सिंपल सी बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के डाटा में। अभी रहने दे, पीछे पेज पे जाना, पहले जरा वैसे ट्राई करते हैं। ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डाटा लिखा, ये जरा काइंडली सामने रखा दोबारा। नो सेपरेट लेजर है, मैंने एक एंट्री आपसे बनवानी है, इंडिविजुअली पहले सोच के देखते हैं। लिखना कोई साइंस नहीं है, लिखने में मेरा कोई इशू नहीं है, पहले कंसंट्रेशन से समझ लें, सुन लें, कोई नया काम शायद नहीं है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है नहीं प्लीज। हो ये रहा है कि एक नया एसेट हमारे पास आएगा, कितने का? 7 लाख वाला, और हमारे से पुराना एसेट भी जाएगा और साथ कैश भी जाएगा। तो एक सिंपल सी एंट्री बनाते हैं, अज्यूमिंग के ओल्ड एसेट जो हमारे बुक्स में है वो WDV पे है, लेफ्ट साइड, नो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेजर इज सेपरेट। तो डाटा देखें, फिगर्स देखें, मैं एंट्री बोलता हूँ, आप लोग लॉजिकली सोच रहा। न्यू मशीन डेबिट हो जाएगी 7 लाख से, क्या ख्याल है? ओल्ड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी 4 लाख से, WDV से, या WDV से या कॉस्ट से। तो मैं क्योंकि लेफ्ट साइड में बात कर रहा हूँ, तो 4 लाख WDV से एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, जो उसकी WDV। कैश भी क्रेडिट होगा 2,50,000, और अगर इस एंट्री में कोई डिफरेंस आ गया तो उसी तरह गेन लॉस आ जाए। तो पहली सिचुएशन ये बना लें, आज लिख लें, नो लेजर्स रिक्वायर्ड। अगर कस्टमर में कोई लेजर्स नहीं बनाने होंगे, नो लेजर्स आर रिक्वायर्ड। जी काइंडली बोल दें बाप, न्यू ओल्ड कर ले जरा, ताकि जरा डिफरेंशिएशन रहे। कौन सा एसेट डेबिट? न्यू मशीन डेबिट कितने से? अपनी कॉस्ट से। क्या 7 लाख वाली मशीन हमारे पास आई है? क्या 7 लाख वाली मशीन हमारे पास आई है सर? या क्या ओल्ड मशीन क्रेडिट कितने से? 4 लाख से। क्यों? WDV से क्यों? अगर सेपरेट लेजर नहीं बन रहा होगा तो बुक्स में हमारी WDV की फिगर आ रही होगी पुराने एसेट की। कैश भी जा रहा है, कितना जा रहा है? 2,50,000। ओके सर, अब चेक करें जरा, ये एंटी बैलेंस है। अच्छा, वैसे हो यही रहा है, नया एसेट आ रहा है, पुराना एसेट और साथ कैश जा रहा है, और इसके अलावा है कुछ नहीं। लेकिन क्या नहीं, मतलब मीन्स उसे मेन चीज कोई नहीं है। आइडियली शायद बैलेंस हो जाना चाहिए था, लेकिन बैलेंस अगर नहीं हो रहा तो चेक करें किन अमाउंट्स में डिफरेंस है। क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस है या डेबिट अमाउंट्स में? किस तरफ लिखूं, चलो ये बता दो। क्रेडिट अमाउंट्स में लिखूं, ऐसे ही आ रहा है। तो 50,000 अगर क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस आ गया तो ये क्या कहलाएगा? गेन जो फिर प्रॉफिट लॉस में। गेन ऑन एक्सचेंज, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल लिखो। किसकी डिस्पोजल हुई है?
ओल्ड मशीन किसके बदले डिस्पोज हुई है? हाँ जी, बस इस तरह से होगा तो है ये डिस्पोजल, लेकिन अदर देन कि हम इसके अगेंस्ट कैश लेते, हमने इसके अगेंस्ट नया एसेट ले लिया, तो फाइनली ये गेन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। साथ देख लिया करो। ये एंट्री समझ आ गई प्लीज सब? एनी कंफ्यूजन सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज आएगी? अच्छा जरा राइट साइड पे खुद पढ़ के रिवाइज सिचुएशन में इंडिविजुअली ट्राई करेंगे क्या एंट्री होगी? ट्राई करें, बिस्मिल्लाह पढ़। इधर 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 पिछले पेज पे तब जाने जब मैं कहूँ, पिछले पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इधर ही राइट साइड पे लेफ्ट साइड वाली एंट्री देखें, राइट साइड पे सोचें कोई डिफरेंस आएगा? करें करें करें, किया करें, कंसंट्रेट कंसंट्रेट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आते हैं जी, बात ठीक आ रही है? करें 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 करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, आवाज ठीक है? आप लोग भी ट्राई करें फिर एंट्री। बिस्मिल्लाह पढ़ा करें सर जी, बिस्मिल्लाह पढ़े, सोचने की आदत डालें, गेम ऑन करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग एंट्री बेटा लिख के रख लें, डेफिनेटली आपके लिए जरा मुझे बताना मुश्किल हो जाएगा, मैं भी लिखता हूँ फिर मेरे से मैच कर लीजिएगा। क्या नया चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा सर? न्यू मशीन एज इट इज डेबिट होगी, कैश एज इट इज क्रेडिट होगा, ऐसी वजह से कहाँ कहाँ चेंज आएगा? ओल्ड मशीन को फिर कॉस्ट पे क्रेडिट करना होगा, लेकिन कॉस्ट पे क्रेडिट करेंगे तो एक मसला हो जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, वर्ड फाइनल करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वापस जाए समरी की तरफ, अब जाए जरा समरी, समरी में जाए। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो एसेट नहीं कॉस्ट पे क्रेडिट होना, और कौन सा एक नया है डाल देना जिसमें डेबिट होना। अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बेटा, डेबिट होकर खत्म होना, क्रेडिट नहीं डेबिट होना। तो इधर भी क्या होना है, पूरी एंट्री बोले जी जरा तरतीब से। न्यू मशीन डेबिट एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जितनी चार्ज हो गई है परचेज डेट से डिस्पोजल डेट तक, ओल्ड एसेट क्रेडिट एट कॉस्ट, कैश क्रेडिट एट द अमाउंट जो हमने पे की है, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। अगर डिफरेंस आ जाए इस एंट्री में तो गेन या लॉस बन जाएगा, बना लें। आ रहा है डिफरेंस? उधर ही ये चेक करें सही तरह, क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंसेस गेन, और डेबिट अमाउंट्स में अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर लॉस बन जाए। डिफरेंस कैन आइदर भी गेन और लॉस। हमें कैसे पता चलेगा एंट्री देख के कि गेन है या लॉस है? क्रेडिट अमाउंट्स है तो गेन है, डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस आए तो लॉस है। ठीक है, अब ये एंट्रीज तो लिखी हमने, इनको जरा अपने जहन में रख के, नजरों में रख के पिछले पेज पे जाएं और बताएं क्या फर्क है, कोई है फर्क? काफी फर्क है सर, लेकिन कहाँ फर्क है? बस कंसंट्रेट करें, देखें जरा, देखा करें गौर से, देखें एक अकाउंटेंट बन के देखें। वहां बेटा कैश डेबिट हो रहा था, लेकिन उसकी जगह यहाँ ऐसे डेबिट हो रहा है। वहां हमने कोई कैश नहीं दिया था, यहाँ हमने नए एसेट के बदले कोई कैश भी दिया है, तो ये फर्क है। अदरवाइज ओल्ड एसेट में कोई फर्क नहीं है। ओल्ड एसेट लेफ्ट साइड पे उधर भी डब्ल्यूडीवी से क्रेडिट हो रहा है, और ओल्ड एसेट उधर भी कॉस्ट से अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है। शायद नेट इफेक्ट ये है कि कैश लेने की बजाय नया एसेट लिया और कुछ उसके बदले फिर कैश भी दिया,
बोल देंगे क्या फर्क है बेसिक। कैश लेने की बजाय नया एसेट लिया है, लेकिन नए एसेट के बदले कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। असल में तो कैश की सिचुएशन में आना कितना था, दोबारा से बनाया जल्दी। इस कैश में अगर बेचते तो कितना कैश आना था, 4,50,000। लेकिन मशीन क्योंकि 7 लाख वाली है, इसलिए फिर 2.5 लाख हमें अपनी तरफ से भी कैश देना पड़ा। ओके हो गया सर। तो व्हाट इज द पैरेलल एक्सचेंज केस में 3 मेन चीजें क्या हैं, नया एसेट आ रहा, पुराना एसेट और कैश जा। अब ये डिपेंड करेगा पुराना एसेट हमारी बुक्स में WDV पे है या कॉस्ट पे है, तो अकॉर्डिंगली एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आई होप कि हम बड़े हो रहे हैं सर, प्लीज हो रहे हैं सर, हर एंगल से हो रहे हैं यार, कम ऑन। नहीं ये वैसे भी एज बढ़ गई है, 1 हफ्ता और बड़े हो गए आप जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। लेकिन बहरहाल ये तो जिसका टाइम गुजरेगा वो बड़ा हो जाएगा। अब मेच्योरिटी में भी बड़े होना है। एंट्री समझ आ गई सर। आई नंबर 2 सर, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है सर, लेजर्स आर रिक्वायर्ड। लेजर्स आर रिक्वायर्ड, अगर लेजर्स रिक्वायर्ड हो तो फिर यही एंट्री जो कंपाउंड हुई है, कंपाउंड इकट्ठी हुई है, ये फिर अब जरा ब्रेक हो जाएगा। अब ये वाली जरा आपने फाइनल करवानी है, तो सब लोग रेडी हो जाए प्लीज। अब इस वक्त आप जाए समरी पे, वो जो पुरानी समरी। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों में भी फुल इन्वॉल्व रहना था। प्लीज समरी वाला पेज सामने रखें सर, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। फुल कंसंट्रेट सर, रेडी। पहली एंट्री बोलने की क्या लिखी हुई, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। बोर्ड पे देखें जरा। अब यहाँ कैश डेबिट है, यहाँ कैश डेबिट नहीं है, लेकिन क्या उस कैश की जगह न्यू एसेट डेबिट है। लेकिन सिर्फ अब इस कैश पे रिस्ट्रिक्ट रहना है, इस कैश पे रिस्ट्रिक्टेड रहना है। अगर इस न्यू एसेट की जगह कैश लिया होता तो कितना लिया होता, तो उधर एंट्री लिखी हुई है, पहले मैं वो लिख रहा हूँ, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो अगर उधर के एंगल से इधर सोचूं तो ये एंट्री कितने से होनी चाहिए थी, 4,50,000। सोचें 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 सोचें, मत लिखिएगा इस तरह देख के ना लिखिएगा, पहले बात पूरी समझ लेते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। जो नई चीज अभी आपके सामने आ जाएगी, इंशाल्लाह आराम से आप नोट कर लें। मैंने क्या अज्यूम करके ये लिखा है कि हमने अपना पुराना एसेट कैश के बदले बेचा, तो क्या 450,000 कैश होना चाहिए था। अब ये देख के बताएं मेरी इस एंट्री में अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, एक्सचेंज वाले सिनेरियो में क्या गलती है। कैश नहीं आया, कैश नहीं आया, लेकिन क्या कैश के जगह कुछ आया, क्या है। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, कैश की जगह नया एसेट आया, लेकिन वो तो 7 लाख का है, तो रिलैक्स। अगर कैश लेते तो वो तो 450 होना था, अप टू द एक्सटेंड ऑफ कैश तो ठीक है, लेकिन शायद 100% ठीक नहीं। क्या मुझे कुछ और भी करना होगा, कंसंट्रेशन से देखिएगा। क्या इसी न्यू एसेट के अगेंस्ट हमारा कैश 2.5 लाख गया भी है, सर जी गया भी है सर, तो वो तो क्रेडिट हो गए। उसके अगेंस्ट क्या डेबिट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट भी ना ना ना, उसके अगेंस्ट भी न्यू एसेट डेबिट होना चाहिए। कि उस 2.5 लाख के बदले क्या मिला है, उस 2.5 लाख के बदले भी तो नया एसेट मिला है, नया एसेट ही मिला है। क्या अब न्यू मशीन 7 लाख की डेबिट हो गई है, सर जी हो गई है सर। कैश क्रेडिट 2.5 लाख है, और बाकी 4,50,000 मार्केट वैल्यू जो एज इट इज डिस्पोजल।
तो डेफिनेटली ये इकट्ठी हो सकती है एंट्री, इकट्ठा कर सकते हैं सर? क्या कर सकते, कैसे कर सकते हैं? न्यू मशीन डेबिट 7 लाख, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 4,50,000, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 2,50,000। तो इंशाल्लाह इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करना शुरू है। अलग-अलग दोबारा जल्दी जल्दी जल्दी, ना ना इस तरह रट्टा नहीं, अभी रट्टा तो इंशाल्लाह अपने लगा लेना, पहले लॉजिकली जरा सही क्लियर कराता है। अगर कैश पे बेचते तो पहली एंट्री क्या होती? आई होप कि कोई इश्यू वाली बात नहीं। लेकिन फिर अचानक जहन में क्या है कि कैश तो आया नहीं, तो याद क्या है, कैश का क्या है, तो नया एसेट डेबिट कर लेते। लेकिन जब ये एंट्री होगी फिर अचानक क्या याद आया कि मशीन तो 7 लाख की है, फिर याद आया क्या, जो डिफरेंस है उसके बदले कैश भी दिया, तो उस 2.5 लाख की एंट्री तो सिंपल है। 2.5 लाख की एंट्री के न्यू मशीन डेबिट और कैश अकाउंट पे। एनी कंफ्यूजन? और डेफिनेटली मैंने भी अलग-अलग आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए किया है, बाद में हम से इकट्ठा कर सकते हैं। न्यू मशीन 2 दफा डेबिट हो रही है, तो फाइनली न्यू मशीन डेबिट बाय 7 लाख रुपीस, एक कंपाउंड एंट्री बन जाएगी, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बाय 4,50,000 एंड कैश क्रेडिट बाय 2,50,000। हजम है सर? लिखें, बाद में इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करना शुरू। नहीं बेटा ये गलत, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। रिलैक्स रहेंगे तो बिल्कुल ठीक है। गेन लॉस डिस्पोजल अकाउंट में ही आना है। जब आप लेजर्स बनाते हैं तो गेन लॉस एंट्रीज के अंदर कैलकुलेट नहीं होता है, वो डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में इंशाल्लाह भी निकलेगा। नहीं बेटा, डिस्पोजल अकाउंट में ओल्ड मशीन 4 लाख पे जानी है, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट में जो एसेट के अगेंस्ट मार्केट वैल्यू है वो 4,50,000 ही बेटा जानी है। अब दो चीजें कंफ्यूज अभी करें, मेरी बात भी थोड़ी सी रहती है। एक अमाउंट क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट में जानी है, एक डेबिट अमाउंट डेबिट साइड पे आनी है। तो मशीनरी जो पुरानी है उसने 4 लाख से ही रिकॉर्ड होना है, वो भी इंशाल्लाह भी मेरे करवाएंगे आप। उसके बदले लेकिन हमें 4,50,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो जब डिस्पोजल अकाउंट फिर बेटा हम बनाएंगे तो ऑब्वियसली गेन लॉस फिर उसमें कैलकुलेट होगा। अगर लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो तो फिर आपकी कंपाउंड एंट्री के अंदर गेन लॉस आता है, और अगर लेजर्स रिक्वायर्ड हो तो फिर डिस्पोजल अकाउंट बना के गेन लॉस कैलकुलेट होता था और होगा। ठीक है, तो बेटा ये 4 लाख वाली जो बात की है ये मैं अभी कंप्लीट कर लूँ। 4 लाख से ओल्ड एसेट में क्रेडिट होगा, और उसकी एंट्री तो शायद वही होनी है जो आपके जहन में आ रही है। ये मैंने किस एंट्री को रिप्लेस किया है इन एंट्री से? जो कैश वाली एंट्री है, सेल प्रोसीड्स वाली एंट्री असल में ये रिप्लेस हो रही है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ सेल प्रोसीड्स? सोच सोच के, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। सिर्फ इशू क्या है, कैश की जगह न्यू एसेट आ रहा है। ठीक है प्लीज ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है? ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था 4 लाख वाला, अभी 4 लाख तो डब्ल्यूडीवी है। क्या डब्ल्यूडीवी का फायदा हुआ है हमें या 4,50,000 का हुआ? 4 लाख वाले एसेट की जो डब्ल्यूडीवी है उसके बदले हमें मार्केट वैल्यू का बेनिफिट ओवरऑल पूरा अगर देखा जाए 450 है, नेट देखा जाए तो 50 है। तो लेट मी कंप्लीट, मेरा ख्याल है शायद ये 4 लाख वाली बात जरा फाइनल हो जाए। नोट कर लिए प्लीज, वापस उधर ही जाए, उधर ही जाएगा मतलब समरीज में जाए। ये मैंने कौन सी एंट्री में चेंज करके आपको बताया? पहले वाली एंट्री में चेंज हुआ और उस पहले वाली ही में शायद एक नया इजाफा हो। ये जो नीचे लिखा मैंने इसका उधर कोई काम नहीं है, किधर सिंपल डिस्पोजल में उसमें नया एसेट नहीं आ रहा। ठीक है, अब उसके नीचे बताएं क्या एंट्री लिखी हुई आपने? उधर ही उधर मायूसी से ना बताएं यार, उल्टी बार बता दें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ओल्ड मशीनरी क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। सोच के जरा इस डेटा पे क्या ये एंट्री एज इट इज रहेगी? क्या ये ओल्ड एसेट क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट वाली एंट्री एट डब्ल्यूडीवी एज इट इज रहेगी? ये तो बेटा एज इट इज रहेगा, इसमें क्या चेंज आना? क्या पुराना एसेट जा रहा है? सिर्फ नई चीज क्या है, कैश की जगह नया एसेट आ रहा था, वो हमने बहस कर ली है। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ द ओल्ड एसेट? बोलने बोले ना ना बेटा ना करो, डिस्पोजल अकाउंट अब बन रहा है ना, लेजर्स रिक्वायर्ड है। तो व्हाट इज द डबल एंट्री? सेम एंट्री,
डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट की जगह इस वक्त मैं ओल्ड मशीन लिखना चाह रहा हूँ। ओल्ड मशीन क्रेडिट, पुरानी मशीन क्रेडिट, कितने से ये होगी अकॉर्डिंग टू द डेटा, कितने से ओवरऑल अगर बात करें तो ये एंट्री कितने से हुआ करेगी? नहीं 4 लाख मींस कॉस्ट से हुआ करेगी या डब्ल्यूडीवी से? किस दिन की डब्ल्यूडीवी से हुआ करेगी? नहीं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज राइट साइड पे, मेरा नहीं ख्याल यहाँ ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली समरी में, मेरा ख्याल कल सेंटेंस पूरा कर लिया हमने, जरा देख पढ़ के बताएं क्या हो। सेम है एट डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, वो राइट साइड पे पढ़ रहे हैं फ्रॉम द परचेज डेट टू द डेट ऑफ, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ लिखा है। ठीक है, क्या वर्ड्स एग्जैक्टली लिखना चाह रहा हूँ, एट डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो किस एंट्री में कोई चेंज नहीं है, बता दें यार, दूसरी एंट्री कौन सी है? तो किसकी डिस्पोजल एज इट इज है? ओल्ड एसेट की, सिर्फ जो चेंज है वो कहाँ है? जो नया एसेट आया। जी बेटा आप कुछ क्लियर हो गया? एक यहाँ इस तरह करें, लेफ्ट साइड पे नीचे लाइन एक्सटेंड करते हैं दरमियान से, राइट साइड पे फिर कंप्लीट कर लेते हैं। एक डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाएं, ये जो 3 एंट्रीज हुई हैं, ये 3 जो एंट्रीज हुई हैं इनसे इस सिचुएशन में जरा एक डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाएं। पोस्टिंग एरर, अमाउंट्स एरर नहीं होना चाहिए। ये तो 3 एंट्रीज हो गई हैं, इनको गौर से देखें और इन एंट्रीज में डिस्पोजल अकाउंट कहाँ का इफेक्ट हो रहा है उसको पोस्ट करेगा। रेफरेंसेस भी गलत ना लिखें, जो है बस वही लिखेगा। जी पहली एंट्री बोले जी क्या लिखी हुई? तो न्यू मशीन अपने लेजर, डेफिनेटली इसके अपने सबके लेजर भी बनेंगे। न्यू मशीन अपने लेजर में डेबिट होगी। डिस्पोजल अकाउंट में रेफरेंस न्यू मशीन किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पे। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट है, रेफरेंस के तौर पे न्यू मशीन। डन है सर। दूसरी एंट्री का डिस्पोजल अकाउंट में कोई काम नहीं है, न्यू मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, दो लेजर्स अलग हैं जो इफेक्ट होंगे। थर्ड एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 4 लाख, ओल्ड मशीनरी रेफरेंस आ जाएगा। कोई मिसिंग तो नहीं चीज रह गई? नेट इफेक्ट अगर आप देखें ना, डिस्पोजल अकाउंट जहन में बनाए को पुराना, किसकी जगह क्या हो रहा है? कैश की जगह नया एसेट आ, बस। बाकी लेजर बैलेंस करें, अगर कौन सा डिफरेंस है तो गेन होगा, कौन सा डिफरेंस है तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा तो गेन होगा, डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस होगा। बैलेंस करके दिखाएं। 50,000 लॉस आ गया ना यार, और डेबिट बैलेंस आ रहा है यार, और डेबिट साइड पे आ रहा है यार। आई होप ये बहस खत्म होगी। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है यार, वैसे ही तो ये बेटा अगर क्रेडिट बैलेंस का तो गेन है, अदरवाइज लॉस। जी बेटा अभी क्लियर हो गया सर? ये 4 लाख वाली बात समझ आ गई? 4 लाख क्या है, 450 क्या है? 4 लाख बताइए जी क्या है? पुराने एसेट की डब्ल्यूडीवी है। 4,50,000 के है वो, ठीक है जो कुछ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, बट इज 4,50,000। ये वो कैश है जो उसके बदले में मिलना था, और हमने वो कैश लेने की वजह से लिया। बेटा हमने दोनों का बैलेंस लिया है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो पहले हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, फिर उतना ही टोटल डेबिट साइड पे भी होना चाहिए था, लेकिन टोटल है 4 लाख, तो डिफरेंस 50,000 आ रहा है। डेबिट बैलेंस नहीं कहलाता ये, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। ये सर राइट साइड में है, राइट साइड ऑफ दिस पेज, एनी कंफ्यूजन फाइनली? ये ऑल स्टूडेंट्स प्लीज, एनी कंफ्यूजन? अगर क्लियर है तो काइंडली बता दें।
अच्छा बेटा, राइट साइड पे मैं चाहूंगा कि मैं सिर्फ आपसे जरा डिस्कस कर लेता हूँ, आप मुझे बता दें, बाकी खुद से जरा लिखने की कोशिश करें। राइट साइड के ऊपर मेन हेडिंग क्या है? ऊपर मेन हेडिंग, अब उसको जरा ज़हन में रखें और एक एक एंट्री जो लेफ्ट साइड पे उसे राइट साइड पे सोचने की कोशिश करें। क्या पहली एंट्री में कुछ चेंज आना चाहिए? क्या ख्याल है? नई मशीन का तो अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनना शुरू होना है, वो तो आएगी तो शुरू होगी। तो ये नो सेपरेट लेजर ये किसके एंगल से बात हो रही होती है? पुराने एसेट्स के एंगल से या नए के? पुराने एसेट्स जो हमारी बुक्स में है वो कॉस्ट पे थे या एक डब्ल्यूडीवी पे थे, ये बहस है। नया एसेट तो आएगा, फिर उसकी डेप्रिसिएशन का बाद में डिसीजन होगा। तो फर्स्ट एंट्री वुड रिमेन सेम। दूसरी देखें प्लीज, दूसरी देखें। नहीं नहीं, दूसरी बेटा ये वाली है, कैश वाली एंट्री वुड रिमेन सेम, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं उससे। आप थर्ड एंट्री देखें, थर्ड एंट्री किस पे हुई हुई है? किस पे हुई हुई है? डब्ल्यूडीवी पे। अब इसकी जगह वापस समरी में जाएगा, समरी समरी ना ना ना, इसकी जगह अब दो एंट्रीज हैं। हिम्मत 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 हिम्मत, एक कॉस्ट वाली और एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो इस ये जो 4 लाख वाली एंट्री है, इसकी जगह अब आप दो एंट्रीज देखेंगे, एक 1 मिलियन से, 1 मिलियन कॉस्ट से, और दूसरी फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो अपने हाथ से कंप्लीट करने की कोशिश करें, और ऐसे ना डरें, खुदा ना खासा फिर भी गलती हुई तो भी ठीक हो जाएगी। बोल के एंट्री आवाज आनी चाहिए, सिर्फ एंट्री की, बातों की नहीं, प्लीज एंट्री की। मेरी तरफ से भी परमिशन होगी, ये मौत ना हो जाए। न्यू मशीन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, न्यू मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, तीसरी एंट्री सेम है, अमाउंट बदलेगी। ऐसे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, जी बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रहमान सर। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है जी? 10 लाख। ओल्ड मशीन क्रेडिट एट कॉस्ट, कब एट कॉस्ट, कब एट डब्ल्यूडीवी? हाँ जी, वही गेम है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेजर है नहीं है, यही बहस है। और फाइनली एडिशनल एंट्री, accumulated appreciation debit, disposal account credit at rupees 6 lakh। अब ये राइट साइड पे जो एंट्रीज हैं इनको देख के भी एक डिस्पोजल अकाउंट बनाएं। ये एंट्रीज बेटा समझ आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन? और डेफिनेटली ये जो लास्ट एंट्री है ये किस अमाउंट से हुआ करेगी? नहीं नहीं, लास्ट लास्ट 6 लाख, कब से कब तक की? ये है स्टार्ट से लेके एंड तक, डिस्पोजल डेट तक, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज डेट टू डिस्पोजल डेट। ठीक है, जिस तरह डब्ल्यूडीवी या डिस्पोजल डेट की, ये भी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डिस्पोजल डेट तक की होनी चाहिए, शुरू से एंड तक। वाइंड अप करें सर, prepare a disposal account from these entries as well. No posting error please।
फाइनल करके मैच करें वैसे। $10,50,000 टोटल हो जाएगा जी क्रेडिट साइड पे। हायर साइड का टोटल अपोजिट साइड का सेम टोटल होना चाहिए, डिफरेंस आ रहा है तो लिख लें। जी फाइनली एनी कंफ्यूजन सर? ओके सर, फिगर्स या टोटल क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 6 लाख और 4,50,000, दोनों को टोटल करेंगे तो 10,50,000 बनता है। पहली एंट्री में लिखा हुआ है मशीनरी अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, रेफरेंस मशीनरी आ गया। तीसरी एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, रेफरेंस मैंने ऑपोजिट ओल्ड मशीनरी लिख दी है, ठीक है। और तीसरी एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 6 लाख से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रेफरेंस लिख दिया मैंने, ठीक है पोस्टिंग। बाकी टोटल अब आप चेक करेंगे तो 10 लाख डेबिट साइड का टोटल है, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल 6 लाख जमा 4,50,000, 10,50,000 बनता है। तो पहले किस साइड पे लिखना है? जो साइड ज्यादा होती है, ऑपोजिट साइड पे भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन है नहीं। कितना डिफरेंस है? 50,000 का। तो कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, ठीक। चलिए सर जी, इसका इंशाल्लाह कल एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज एक क्वेश्चन है कि कंप्लीट हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 जरा ढूंढे। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले घुमा के रख लें, छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, और जो अभी एंड में एंट्रीज पढ़ी हैं इनको जरा काइंडली थोड़ा सा रिवाइज करके करिएगा। डायनारीज क्वेश्चन नंबर 7 तो सिंपल डिस्पोजल का ही है, एक्सचेंज का नहीं तो फिर हम कल करेंगे। पुराना है, पहले आप पुराना वाला कर लें, कल एक्सचेंज करेंगे तो अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एडिशनल डेप्रिसिएशन बस जनवरी से लेकर 30 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कब नया एसेट है, जब अवेलेबल फॉर यूज होगा वहां से डेप्रिशिएट होगा। जी क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 9 मंथ्स कैसे किधर से किधर तक काउंट होगा? 31 मार्च को बेचा है, अकाउंटिंग ईयर 30 जून फ्रेंड हो रहा है, 1 जुलाई से शुरू हुआ है। तो जब परचेज करते हैं उधर तक काउंट करते हैं या जिस साल में डिस्पोजल हो तो डिस्पोजल डेट तक काउंट करते हैं, जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स। ये अलेक्शन साहब को क्वेश्चन तो नहीं जाएगा? ये समझ नहीं आ रहा, हम डिस्पोजल तो कॉस्ट भी करेंगे ना नहीं बेटा, क्या हो गया ये सेल प्रोसीड्स हैं, सेल प्रोसीड्स हैं, ये डब्ल्यूडीवी नहीं है, ये तो कैश वाली एंट्री है। तो कैश वाली एंट्री तो दोनों तरफ सेम रहती है, कैश वाली एंट्री का तो डब्ल्यूडीवी से कोई ताल्लुक नहीं है, कैश वाली एंट्री तो दोनों तरफ सेम है। पिछला देखें जरा समरी, कैश वाली एंट्री तो दोनों केसेस में सेम है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ये एंट्री तो सेम है। ये जो डब्ल्यूडीबी डिस्पोजल पे निकालते हैं तो जिस डेट पे वो ये जैसे आ गए इधर ओपनिंग में लिखते हैं, ये वाले लिखेंगे। बेटा आपने तरीका ही अपना अडॉप्ट किया हुआ है, मैं तो हर स्टेप पे वर्किंग करता हूँ, अपने अपनी तरीके से वर्किंग की हुई है, तो समझना मुश्किल हुआ है। ओपनिंग लेनी है, तो साल के शुरू में वो लेनी, तो साल के शुरू में वो लेनी, ये वाला क्या? ये डिस्पोजल डेट है, डिस्पोजल ये वाली ये 5 महीने बाद है, कैसे? ये साल के शुरू, तो साल के शुरू में लेनी है।
ये अदनान साहब जो लेजर होता है उसमें बैलेंसेस ऑपोजिट साइड पे आते हैं। लेजर्स अपने नेचर के ऑपोजिट साइड पे आते हैं। एंट्री को लेजर नहीं है, एंट्री को लेजर नहीं है। एसेट अगर डेबिट हो रहा है तो गेन क्रेडिट होगा, वो साइड नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था वो साइड नहीं है। डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस आएगा एंट्री तो लॉस है, क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस आएगा तो गेन है। लेजर में बैलेंसेस अपने नेचर के ऑपोजिट लिखे जाते हैं। ठीक है अदनान साहब, ये लेजर्स नहीं है, वो एंट्री है। तो एंट्री में साइड्स नहीं होती। अल्लाह